विवेक श्रीवास्तव, अच्छा भाई विवेक श्रीवास्तव को लाता हूं। विवेक जी बहुत अच्छा बोलते हैं। विवेक जी, ये स्थिति स्वाभाविक स्थिति है, जैसा धीरेन्द्र मुन्ना कह रहे हैं कि भाई संकट केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में है इस युद्ध के चलते, तो इसको स्वाभाविक माना जाए और अफवाह से ज्यादा समाधान की ओर ध्यान दिया जाए, या फिर यह सवाल पूछा जाए कि भारत पर यह स्थिति आई क्यों है? नहीं, देखिए, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। अच्छा। बहुत मूर्खतापूर्ण तरीके से इस देश को चलाया जा रहा है, और जिस तरीके की आपकी नीतियां हैं, युद्ध तो हमेशा होते रहे हैं, खाड़ी में युद्ध पहले भी हुए हैं। बांग्लादेश को जब हमने बनाया तो पूरा का पूरा जो गल्फ कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, सभी लगभग भारत के खिलाफ हो गई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में तो प्रस्ताव तक पारित किया जा रहा था हमारे ऊपर। कश्मीर को लेकर के भारत व्यक्तिगत रूप से बहुत बार टारगेट हुआ है इन देशों द्वारा। तो ये स्थितियां पिछले 70-75 साल में, आज़ादी से 1947 के बाद से, ये कोई नई चीज नहीं, ये होता रहा है। लेकिन जो पुरानी सरकारें थी, चाहे तीसरे मोर्चे की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, इवन वाजपेयी साहब की जो सरकार हो, जागरूक सरकारें थी। मैं आ रहा हूं धीरेन्द्र जी, आ रहा हूं, रुक जाइए धीरेन्द्र जी। हमारा जो बैकबोन है, वो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, कुछ रेलवे बियर करता था, चाहे किसी भी गुड्स का, और कुछ ट्रक्स बियर करते थे आपके। तो ईंधन होना आपके लिए बड़ा जरूरी था, वरना देश आपका स्टैंड स्टिल हो जाता। लेकिन ये सरकार अनप्रिपेयर्ड रही, ये गिमिक्स की सरकार रही। आपने अपने पत्ते ढंग से खेले नहीं, रिश्ते किसी के साथ आपके हैं नहीं। आज रूस कह रहा है कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अगर तेल चाहिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, समय पे देना पड़ेगा, नो मोर क्रेडिट। कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप अमेरिका के चाटुकार बने, पुराने दोस्तों से आपने रिश्ते तोड़े जो आपको सस्ते में देते थे। ईरान आपका पुराना दोस्त था, तेल के मामले में क्रेडिट दिया गया है बहुत बार ईरान द्वारा, सस्ते रेट लगाए गए थे और आपको समय सीमा आसान करके दी गई थी कई बार। अब ईरान क्यों देगा? आप चले गए इजराइल, आपने गोल्ड मेडल पहन लिया, अवार्ड ले लिया, खुशी मनाई, वापस आए और मैसेज दिया पृथ्वी को कि साहब इजराइल और अमेरिका ने जो निर्णय लिया मुझे भी मालूम था। आप बोले या ना बोले, आप आज आइसोलेटेड खड़े हैं। ये बात सिर्फ अब कल ये तो अमित साहब को बोलना शुरू कर देंगे, साहब कमर्शियल सिलेंडर क्यों चाहिए, गोबर जलाओ, चूल्हे जलाओ, कर्नल मयंक चौबे को लाता हूं। ठीक है, अजय बंसल साहब आपके पास आऊं, उससे पहले मयंक चौबे साहब के पास जाता हूं। ठीक है, रुक जाइए। उससे कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं। उससे कुछ नहीं आता। आप हमास जो कि आतंकी संगठन है, उसका नेताओं का भाषण कराते, उससे कुछ नहीं आता। शर्म नहीं आती है? डीजल नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं है, गैस नहीं है, कहीं कमी नहीं है। क्रूड ऑयल की कहीं दूसरा है। हमास पे जा रहे हैं, ऑयल पे बात करता हूं अभी अजय बंसल साहब से ऑयल पे भी बात करता हूं। ठीक है, लेकिन उससे पहले कर्नल मयंक चौबे, आर वी स्टैंडिंग अलोन? क्या हम वाकई में अकेले खड़े हैं? और दूसरा सबसे अहम सवाल, क्या हमारे प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा आज स्थिति के लिए जिम्मेदार है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाजों को परमिशन नहीं है, क्या ये इस वजह से है कि हम इजराइल चले गए थे? नहीं अनुराग जी, ऐसी कोई बात नहीं है। डिप्लोमेसी, मैं धीरेन्द्र जी आता हूं, रुकिए जी। डिप्लोमेसी अपनी जगह होती है, प्रैक्टिकली अपनी जगह होती है, और भारत ने जिस प्रकार से डिप्लोमेसी में अपने कार्ड्स खेले हैं वो सराहनीय हैं। क्योंकि मुझे अनुभव है 6 साल तक विदेश मंत्रालय में रहने का, और मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि किस तरीके से डिप्लोमेसी ये पार्ट प्ले करती है। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि डिप्लोमेसी फेल हुई है। मैं कुछ कहना चाहती हूं। मैं शायना जी आता हूं, रुकिए जी। दूसरी बात, जैसे अगर मैं फौज से वाबस्ता हूं, फौज के बारे में हमारी एक अपनी अलग प्रोविजनिंग होती है। हमारे पास में फौज में 4 किस्म का तेल जो है वो आता है। तेल मैं कह रहा हूं, तेल और उसके पदार्थ। सबसे पहला दर्जा है एटीएफ का, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी आपके जितने हवाई मार्ग से जो चीजें जाती हैं, वो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर्स, उसमें जो फ्यूल पड़ता है वो होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। एटीएफ जो होता है वो सुपर परिष्कृत केरोसिन होता है। केरोसिन को बहुत अच्छे तरीके से साफ किया जाए तो वो एविएशन टर्बाइन फ्यूल बनता है। नंबर 2 आता है हाई स्पीड डीजल। आपके पास में बख्तरबंद गाड़ियां हैं, एपीसी हैं, आपका और सरफेस ट्रांसपोर्ट है, उसको मूव करने के लिए डीजल का प्रयोग किया जाता है। खासी डीजल की ये है कि ये हाई टॉर्क पैदा करता है, क्योंकि फौज की गाड़ियों को इसकी आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3 आता है नेवल बंकर फ्यूल। ये नेवी के जहाजों को, सबमरीन्स को फ्यूल करने के काम में आता है। अगर मैं सबमरीन्स की बात करता हूं, न्यूक्लियर सबमरीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर। और चौथा जो आता है वो आता है फ्यूल
फॉर रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, उनको प्रोपेल करने के लिए। तो ये 4 किस्म के मोटे तौर पर फ्यूल जो हैं वो भारतीय सैन्य शक्ति इस्तेमाल करती है। देश के फ्यूल के रिजर्व वो अलग हैं। अगर हमारे पास में 2 महीने का स्टॉक रखा है रिफाइनरीज में और 9 या 10 दिन का रखा है क्रूड ऑयल का स्टॉक रिजर्व में, उसके एडिशन में भारतीय सैन्य शक्ति जो है वो, मैं आपको नंबर्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मोटे मान के चलिए अगर 30 दिन तक युद्ध चलता है तो भारतीय सेना के पास में इतना जखीरा है कि वो 30 दिन का युद्ध पीछे देखना इस्तेमाल कर सकती है अपने। भारतीय सेना तो 30 दिन लड़ लेगी, लेकिन आम नागरिक कैसे लड़ेगा बिना डीजल के, बिना पेट्रोल के, बिना एलपीजी के? मैं एक बार अजय बंसल साहब से पूछ लेता हूं। अजय बंसल साहब, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है, तेल की कोई कमी नहीं है, अभी बहुत कोटा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो क्या आप मानते हैं कि इस कोटे पर भी संकट आएगा? और अगर ये संकट आएगा तो क्या फिर ये हमारा फेलियर माना जाएगा? के तहत हम लोगों का आपस में मेलजोल रहता है, तो एक आईजीएल के अधिकारी हैं, अभी मैं थोड़ी देर उन्हीं के साथ था, और वो अच्छे बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने एक अपने जितने भी आउटलेट हैं, जितने भी डीलर्स हैं, उनको ये सलाह दी कि वो जो व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल हैं या बाकी हैं, थोड़ा सेल को कम रखें। और उसको मैंने समझने के लिए जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कल ही रात को एश्योरेंस दिया गया है कि आप अपनी कमी जो है वो आप मत सोचिए कि गैस में आपकी कोई कमी होने वाली है, और वो गैस जो है आपको पूरी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। तो उन्होंने वो ऑर्डर को रिवर्स किया और उसके बाद उन्होंने अश्योर किया कि नहीं, हमारे यहाँ पे आईजीएल जो है पीएनजी और सीएनजी दोनों को हम लोग अपनी रेगुलर वे में रखेंगे, और ऐसा कोई पैनिक बाइंग भी नहीं हो रही है। दरअसल मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पर जो एक रूट जो ईरान ने बंद किया है, गैस जो है वो है कैरी एंड फॉरवर्ड, पीछे से गैस आती है और बेच दी जाती है, उसका भंडारण जितना है वो सीमित तरीके से है। क्रूड की हमारे पास है मात्रा, क्रूड का और सोर्स भी है बहुत, जैसे गैस भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगह से भी आ रही है, एलएनजी और सीएनजी, लेकिन अभी हमारे पास वो अभी ऐसा कोई अल्टरनेट नहीं आ पाया है जिससे कि इमीडिएट रिलीफ मिल सके। तो सरकार कहीं पर ये, मुझे लगता है कि ऐसा सोच है कि उनकी कि थोड़ा धीमा किया जाए। हालात जो हैं, जो युद्ध के हालात हैं वो बढ़ रहे हैं, युद्ध के हालात और गंभीर होते जा रहे हैं, और आने वाले टाइम के लिए हमारी जैसे इकॉनमी है उसके अंदर हमें सर्वाइव करने के लिए थोड़ा अपना कम रखना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कदम है। अभी हालात कैसे रहेंगे, सप्लाई कैसी रहेगी, अगर जो आज ही के दिन हम उसको थोड़ा ठीक कर लेंगे तो हम लोग अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उसको हम लोग ठीक रख सकते हैं। जैसे कि हमारे एक मित्र बैठे होटल के लिए है, चाहे वो एक कमर्शियल गाड़ी के लिए जो भी इस्तेमाल हो रहा है उसकी सीमित कर देनी चाहिए संख्या। ये इसलिए नहीं किया जा रहा है मेरे हिसाब से कि जो आपकी पीछे की सप्लाई बाधित है अभी, हाँ, इसलिए नहीं है कि वो बाधित है, हाँ, और बाधित ना हो, बाधित तो है, बाधित है। हाँ, इसलिए हमें आज प्रिकॉशनरी मेजर लेने के तहत हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, और इसको चालू कर रखना पड़ेगा। आपको ये जरूर मानना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में ये समस्या बढ़ सकती है अगर जो ये इस तरह का रुख रहा तो।